दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड जितना भी चैप्टर हमने पढ़ चुका है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो आपका कुछ रिवीजन भी हो जाएगा पिछला जो पढ़ा है, और उसके बाद हम एराइल क्लोरोबेंजीन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज वाली क्लास के अंदर हम पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज वाली क्लास का पैटर्न ये रहेगा कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा। वो क्वेश्चन आप डिस्प्ले होते ही आप वीडियो को पोस्ट कर लेंगे। वीडियो को पोस्ट करते ही सबसे पहले आप खुद ही ध्यान से उस क्वेश्चन को रीड करेंगे और रीड करने के बाद आप उस क्वेश्चन को अपने रजिस्टर में सॉल्व करेंगे। तो रजिस्टर लेके बैठे हैं, आपके सामने रजिस्टर होना चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें और क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके उसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद सॉल्व करने के जस्ट बाद आप वीडियो को अनपोस्ट करें और फिर देखें कि सर ने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। और जब मैं सॉल्व करूंगा तो उस समय जो क्वेश्चन में आपको जो डाउट प्रॉब्लम आया वो भी क्लियर हो जाएगा। अगर आप इस पैटर्न से चलेंगे तो ही आप सब्जेक्ट सीख पाएंगे। मैं क्वेश्चन भी मैं ही रीड कर रहा हूँ, सॉल्व भी मैं ही कर रहा हूँ, आप खाली एक ऑडियंस की तरह बैठे हैं, खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं सीखेंगे। आप खुद करेंगे तो खुद सीखेंगे, ठीक है। आप खुद को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बेटा। तो आज वाली क्लास में हमारा पैटर्न ये रहेगा, आपको खुद क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। मैं तो कंटिन्यूस में वीडियो चलाऊंगा, क्वेश्चन डिस्प्ले होते वीडियो पोस्ट करना है आपको। तो ये क्वेश्चन है, चलो मैं रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन सुन लो फिर पोस्ट कर लो वीडियो को, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसके अंदर बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है, ये है एनसीईआरटी का 10.26 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन को रीड करो। तो ये क्वेश्चन है, देखो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br react with alcoholic acid to give compound B. Compound B is react with HBr to give C, which is an isomer of A. When A is react with sodium metal, it gives compound D, C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide is reacted with sodium. Give the structure formula of A and write the equation for all the reactions. ठीक है, तो देखो अब क्या होगा। तो यस, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा। तो मैं होप करता हूं आपने इस पर ट्राई किया है। अब अगर आपने ट्राई किया है, नहीं समझ में आया है तो भी अब समझ में आ जाएगा। और ट्राई करते वक्त आपने क्या एरर की है, आपकी गलती भी आपको समझ में आएगी। तो देखो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, क्या बोल रहा है बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br। तो सबसे पहले C4H9Br, ये एल्काइल हैलाइड है। अब इसने क्या रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, देखो बेटा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब इसमें क्या लगा दिया इसने, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके आइसोमर बना लें। तो CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। क्वेश्चन कराने के साथ साथ हम क्वेश्चन के नियर बाय कंसेप्ट भी देख लेंगे। पर्पस ये है कि आपका रिवीजन हो जाए, डाउट प्रॉब्लम क्लियर हो जाए। अच्छा, अब ये देखो बेटा, Br और ये वाला। तो मैंने इसके अभी जो ये 4 आइसोमर बनाए हैं बेटा, देखो ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से आएगी। अब मैंने इतने फास्ट बना लिए, आपको लगेगा यार हमने तो धीरे बनाए। तो देखो, मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ तो इस वजह से मैं फास्ट लिख देता हूँ। तो आप इस स्पीड को एक्सपेक्ट ना करें, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास इसके मैंने C4H9 के 1 2 3 4 आइसोमर बना लिए। अब आप देख लो, ये हमारा CH2 प्राइमरी, ये प्राइमरी कार्बन है, यानी 1 डिग्री कार्बन है प्राइमरी।
ये भी प्राइमरी है, तो ये दोनों तो प्राइमरी हो गए। अब ये देखो, ये इसका नाम क्या है, एस ब्यूटाइल क्लोराइड, ये हमारा सेकेंडरी है, और ये देखो टर्सरी कार्बन है, ये हमारा टर्सरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे ये दोनों तो हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ कह दिया कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो अब हमको इन दोनों पर ही फोकस करना है, इन दोनों पर ही फोकस करना है। अब ये बोल रहा है एल्काइल हैलाइड C4H9Br रिएक्ट विथ एल्कोहलिक एओस टू गिव कंपाउंड B। ठीक है, तो अब हमारे को इन दोनों पे फोकस करना है, जो दोनों के दोनों प्राइमरी हैं। तो मेरे पास अभी दो प्राइमरी आ गए, तो हम दो प्राइमरी आ गए बेटा। एक तो ये वाला प्राइमरी है जिसको एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोलेंगे, और एक ये दूसरा वाला प्राइमरी आ गया जो, बताओ इसका क्या नाम है, आइसोब्यूटाइल, CH पे 2 CH3, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब क्या हुआ, अब ये कह रहा है कि रिएक्ट विथ एल्कोहलिक एओस। चलो हम दोनों को एल्कोहलिक एओस से रिएक्ट करा देते हैं, क्योंकि देखो मुझे तो आंसर मालूम है, मैं तो बहुत फास्ट लिख दूं, लेकिन मैं ये सोच के पढ़ा रहा हूं कि स्टूडेंट कितना स्लो करेगा उस हिसाब से चल रहा हूं मैं। एल्कोहलिक एओस से इसका भी रिएक्शन करा दिया, एल्कोहलिक एओस का इससे भी रिएक्शन करा दिया। तो जब एल्कोहलिक एओस का रिएक्शन करूंगा तो अब आपको मालूम है एल्कोहलिक एओस तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, यानी वो यहां से Br हटाएगा और यहां से H हटाएगा बीटा कार्बन से, और इधर से Br ये वाला हटेगा और H ये वाला हटेगा। ठीक है, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि अल्कोहलिक केओच एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। क्योंकि अल्कोहलिक केओच कौन सी रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन रिएक्शन देता है। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, और एक्वस केओच सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं बेटा, लेकिन ये ध्यान दो। अब देखो आपका रिवीजन भी हो गया, एक्वस केओच, एल्कोहलिक केओच, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा पुराना रिवीजन भी होता है क्वेश्चन करते वक्त। अब ये क्या बोल रहा है, अब मैंने वही कर दिया, रिएक्ट विथ एल्कोहलिक केओच टू गिव्स B। अब B यहां तो ये होगा, यहां ये होगा। अब कंपाउंड B रिएक्ट विथ HBr टू गिव C। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इन दोनों को HBr से रिएक्ट करा देता हूं। इन दोनों को किससे रिएक्ट करा देता हूं, HBr से। अब HBr क्या है, H प्लस और Br माइनस। पेरोक्साइड लिखा नहीं है, अगर पेरोक्साइड लिखा होता तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता और ब्रोमीन यहां आता, पर ये मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी यहां पर आएगा। और यहां पर जब ये आएगा तो ये एडिशन रिएक्शन हुआ और इसमें 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, मैं और क्या बन गया आएगा, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या बन गया ये, टर्सरी ब्यूटाइल। CH3 को ऊपर लेके नीचे लेंगे, एक ही बात है, Br यहां लिखो चाहे यहां लिखो, एक ही बात है। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बन गया, और इधर मैंने वापस HBr से कराया, तो यहां पर भी वही HBr है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मेरे पास यहां पर बन जाएगा CH3 CH2 CHBr सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक, तो अब इसने क्या, कंपाउंड B रिएक्ट विथ HBr टू गिव C। अब ये इन दोनों में से एक C है which is isomer of A, which is isomer of A। यानी तो यूं देखा जाए तो ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर है, ये दोनों भी एक दूसरे का आइसोमर है। अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है कि ये वाला ट्रिक सही है कि ये वाला ट्रिक सही है। ठीक है ना, अभी तक गुत्थी नहीं सुलझी है, क्योंकि अभी हम इन दोनों को A कह रहे हैं, इन दोनों को B कह रहे हैं, इन दोनों को C कह रहे हैं, और ये आपस में आइसोमर है, और ये भी आपस में आइसोमर है, which is an isomer of A। When A is react with sodium metal, it give compound D। अब सोडियम मेटल से रिएक्ट हुआ और वो कंपाउंड D दे देगा, मतलब वुड्स रिएक्शन हो गया। अब यहां पर हमारी बुद्धि सुलझेगी, देखना ये वाली लाइन से। ठीक है ना, अब ये बोल रहा है वुड्स रिएक्शन कर लो, तो कर लेते हैं। चलो आपका
तो वुड्स रिएक्शन में क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा आपको, ये CH3 यहाँ ले लिया मैंने, एक ही बात है, और Br यहाँ ले लिया, एक ही बात है बेटा। तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3, और इसके साथ वापस ये टू सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन है ये, ठीक है। तो इसका कंपाउंड बन जाएगा CH CH3 CH2 CH3, ये बन गया बेटा। तो अब ये क्या बोल रहा है, अब देखो यहां पर गुत्थी सुलझेगी, यहां से ये पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको रेड वाला पाथ और ब्लैक वाला पाथ कौन सा सही है वो देखते हैं अपन। तो विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट, व्हेन N, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, आप ध्यान से देखो, ये वाला लाइन ध्यान से पढ़ो, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फ्रॉम व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये रहा इज रिएक्ट विद सोडियम, यानी इसके लिए मना कर रहा है वो, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि ये वाला कंपाउंड नहीं बनेगा। देखो ये वाली लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट, ये रहा N-ब्यूटाइल is react with sodium. Give the structure of formula of A and write the equation for all the reaction. यानी वो साफ मना कर रहा है कि ये N-ब्यूटाइल, यानी अगर अपन, मैंने पहले क्वेश्चन रीड नहीं किया, अगर हम पहले क्वेश्चन रीड करते तो N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को भी हटा देते शुरू से ही, इसीलिए हटा देते कि उसने क्या कहा है, ये जो कंपाउंड है वो जो ये प्रोडक्ट बन रहा है वो ये वाला प्रोडक्ट वो नहीं है, ठीक है ना, वो नहीं है अगर N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन हो रही होती, यानी N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बना रहा है वो नहीं है, यानी N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट करके ये वाला बना रहा है। N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड एल्कोहलिक से रिएक्ट किया, फिर HBr से रिएक्ट किया, फिर तो बोल रहा है ये वाली रिएक्शन नहीं है, इस लाइन में ये बोल रहा है। तो गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए, तो इसको हटा दो बेटा, ठीक है, इसको हटा दो। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इसकी लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग है, तो इस तरह के क्वेश्चंस से आप ध्यान दो, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लेकिन बार बार प्रैक्टिस से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऐसे दो मॉलिक्यूल, ये इसका वुड्स रिएक्शन है, ठीक है। यानी वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ये Br, ये 2 सोडियम, ठीक है, और ये Br, ये सोडियम, 2NaBr, ये बनेगा क्या। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बुक का ही है, एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, यूनिक मैंने मेरे मर्जी से बनाया है, या किसी टफ एचओटी क्वेश्चन ले लिया है मैंने। हाँ एचओटी क्वेश्चन है पर एनसीईआरटी बुक का ही है, तो थोड़ा सा वापस देख लेना इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट, आगे क्वेश्चन इजी है। अब चलो, अब इस क्वेश्चन को आप खुद ही रीड करो, पोस्ट करो और सोल्व करो। यस, अब मैं सॉल्व करा रहा हूं बेटा, अब अपना आंसर मैच करो। तो देखो, आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई आर एंड आर डैश, ठीक है। यानी ये क्या बोल रहा है, आप किसको आइडेंटिफाई करो, ये रहा, ए को आइडेंटिफाई करो, बी को आइडेंटिफाई करो, सी को करो। अब यहां क्या 2 डी है, तो मैं जो रेड वाले हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, और आर डैश ये है, इनको आइडेंटिफाई करना था हमको, ए बी आर सी ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ए और बी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो देखो ये वापस ये ग्रिग्नियर रिएजेंट बन रहा है, तो देखो सबसे पहले मैं ये स्टार्ट कर रहा हूं। तो हमारे पास ये है बेटा ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन, मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, रिएक्शन विद मेटल,
तो MgBr बन जाएगा, ग्रिग्नार रिएजेंट बन जाएगा। तो ये ग्रिग्नार रिएजेंट बन गया। ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, ठीक है। तो जैसे मिथाइल मैग्नीशियम, जैसे हम इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बेटा यहाँ पाई बॉन्ड थोड़ी लग रहे हैं जो हम बोलेंगे बेंजीन, ठीक है। बेसिकली इट इज साइक्लोहेक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है। तो साइक्लोहेक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, वाटर, ठीक है। तो ये मैंने क्या कहा था, ग्रिग्नार रिएजेंट कोई भी मिल जाए बहुत तेजी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड यूं जाएगा और कार्बन पे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वाटर का H यहाँ रिएक्ट करेगा, वाटर का H इधर आ जाएगा, वाटर का H इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। दिस इज साइक्लोहेक्सेन प्लस MgBrOH, ठीक है। तो किसी भी तभी तो ग्रिग्नार रिएजेंट को वाटर से भी दूर रखते हैं, तभी तो ग्रिग्नार रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में बनाते हैं। ग्रिग्नार रिएजेंट को वाटर मिला नहीं, वो खत्म हुआ नहीं उससे रिएक्ट करके वाटर से। तो हमारे पास ये तो आ गया हमारा A और ये हमारा आ गया B, ठीक है। तो A और B आइडेंटिफाई हो गए इस क्वेश्चन के, A और B इस क्वेश्चन के आइडेंटिफाई हो गए। अब ये बोल रहे हैं कि अब वापस आ रहे हैं हम इस पर। अब हम बात कर रहे हैं RBr, ये वाला। ध्यान देना बेटा, RBr मैग्नीशियम ड्राई ईथर। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन करने से क्या हो रहा है, आपका रिवीजन हो रहा है बेटा। आपको जो पहले पढ़ चुके हैं अभी तक, तो ये ग्रिग्नार रिएक्शन बन गया। अब वापस सेम रिएक्शन है बेटा, D2O हैवी वाटर, D2O हैवी वाटर है, ये ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरेटेड वाटर। तो यहां पर क्या है, इसीलिए ना ये D, ये वाला D एक्चुअल में इस क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ देखो D2O लिखा हुआ है, ये हैवी वाटर से ग्रिग्नार रिएजेंट रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर वही हो जाएगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब क्या हो जाएगा, ये आयनाइज हो जाएगा, तो ये R माइनस देगा, Mg प्लस देगा, और ये जो D है वो इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा तो हमारे पास Rd बनेगा। क्या बनेगा, Rd बनेगा। तो अब हमारे पास Rd बन गया, और Rd किसके बराबर है बेटा, इसको ये Rd है, तो इस Rd का नाम क्या है, Rd ये है बेटा, ये देखो ये वाला गिवन है बेटा। इसका मतलब R की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास R की वैल्यू क्या हो गई, ये R की वैल्यू हो गई जो रेड वाली है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो गया R इज द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ठीक है, ये रेड वाला। तो हमारे पास यहां R की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू आ गई CH3, ठीक है। यहां R की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास R की वैल्यू आ गई CH3 CH CH3, और ठीक है, और ये है, ये R की वैल्यू आ गई, दिस इज R, ये हमारा R है, ठीक है। तो आप, ठीक है ना। तो अगर मैं समझाने के लिए वापस रिएक्शन करूं तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन ये थी, CH3 CH CH3 Br। जब इसका हमने किससे रिएक्शन कराया, हमने रिएक्शन कराया मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में, तो बन गया ये आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। और फिर इसकी जब वाटर के साथ रिएक्शन हुई, D2O के साथ रिएक्शन हुई, तो D2O का जो ये है H,
वो यहाँ आ जाएगा ना, इस कार्बन पे आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यही है, और डी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो मैं होप करता हूं आपको ए, बी, आर और सी समझ में आ गया। ठीक है ना, आपसे पूछे आर क्या है, तो आर की वैल्यू बोलोगे आइसोप्रोपाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है। ए हो गया, बी हो गया, आर हो गया, सी हो गया। बुक का क्वेश्चन है 10.9, इंडेक्स क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इंडेक्स होते हैं और कुछ क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज होते हैं। बहुत बच्चे, मैं तो बोलता हूं बच्चों को आप क्रॉस चेक कर लिया करो, जो क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं वो बुक के हैं कि नहीं है। बिल्कुल है, क्योंकि बुक में ही बहुत बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड बुक को इग्नोर करके रिफ्रेशर बुक्स या अदर बुक्स को पहले सोल्व करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि रिफ्रेशर बुक्स या अदर बुक्स को सोल्व नहीं करो, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है बेटा। करो, अच्छी बात है, पर पहले अपना बोर्ड बुक कंप्लीट करो। पहले फर्स्ट स्टेप है हमारा बोर्ड का बुक कंप्लीट होना चाहिए डिटेल में, साथ में उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट करो। जब हमारा बोर्ड बुक कंप्लीट हो जाए, हमारी एनसीईआरटी बुक या बोर्ड बुक जिसको बोल रहा हूं मैं, वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप कोई भी बुक सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका एडिशनल नॉलेज है, वो आपको और ग्रूमिंग करेगा। पर अगर वो टाइम मिलता है तो आपको, अब देखो, अब यहां पर आ गया, अब देखो ये वापस आ गया RX, तो यहां से ये तो बहुत वापस सिंपल हो गया बेटा। एक ही चीज इस क्वेश्चन में बार बार रिपीट की हुई है, बस कि ये बन, ये RX है, तो ये R-X, ये देखो बेटा, ये R-X मैग्नीशियम से रिएक्शन हुआ, R-MgX बन गया, वाटर से रिएक्शन होगा, RH बन गया, बाय प्रोडक्ट MgXOH निकल गया, बाय प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, बाय प्रोडक्ट से यहां मतलब ही नहीं है, ये R' है बेटा। ठीक है, तो ये अब हमको R' आइडेंटिफाई करना है, तो R' आइडेंटिफाई हम इससे करेंगे। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इसका मतलब ये बहुत इजी है। इसका जब भी आपको, मैंने अभी वुड्स रिएक्शन के टाइम भी बताया था कि उस मॉलिक्यूल को आधा कर दो, आधा इधर आधा उधर, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, दो एल्काइल ग्रुप आके जुड़ते हैं। ठीक है, तो दोनों को आधा आधा कर दिया। जब दोनों को मैं आधा आधा करूंगा तो आधा ही, मतलब हाफ इधर का लिख लिया और हाफ इधर लिख लिया मैंने। ठीक, अब डेफिनेटली एक्स है यहां पर, और इस पर भी मैंने एक्स लगा दिया, इस पर भी एक्स लगा दिया। ठीक है, अब अगर मैं वापस इसका 2 सोडियम से ड्राई ईथर में रिएक्शन कराता हूं तो वुड्स रिएक्शन होगा, तो आप देख लो क्या बनेगा, 2NX निकल के और हमारा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमारा R' क्या हो गया, हमारा R' हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, दिस ग्रुप इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, दिस ग्रुप इज कॉल्ड टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये टर्शरी ब्यूटाइल बन गया। तो देखो बुक के अंदर भी अच्छे क्वेश्चन है जहां आपको ब्रेन लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको मैंने सोल्व करते वक्त थोड़ा कंफ्यूजन हो गया तो वीडियो को पॉज करके और फिर 10-12 मिनट रिवर्स ले जाके और रिप्ले वापस देख लो, रिप्ले कर दो उसको। अच्छा, ये है ना, मैंने इक्वेशन, अभी क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन मेरे को याद आया था तो मैंने इसलिए इसमें डाल दिया इस स्लाइड में। ये जो RCN, वैसे तो ये हमारा ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर है। ऑर्गेनिक का कौन सा चैप्टर है बेटा, ऑर्गेनिक का 4th चैप्टर है RCN। साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एमीन्स, नाइट्रो कंपाउंड, एनिलीन, डायजोनियम आयन। पर ये जो 4 रिएक्शन है ये अभी आप रट लो। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ रटने के लिए बेटा, क्योंकि अब मैं कुछ टाइम बाद कन्वर्जन भी कराऊंगा, तो ये 4 रिएक्शन बीच बीच में बार बार आती है, तो हम उस वजह से अटकते हैं। तो देखो RCN की ये 4 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको 100% काम आएगी। यानी आपको ये 4 में से एक रिएक्शन
बोर्ड एग्जाम में एक छोड़ के 2 भी आ सकती है, चारों ही आ सकती है, पर मिनिमम एक रिएक्शन तो आपको बोर्ड एग्जाम में नजर आएगी। और उसके अलावा आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है अगर वो बोल रहा है कि मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक उसकी मजबूरी है, उसको एक दिन कॉम्पिटिटिव देना ही है। क्योंकि कहीं पे भी अच्छी जगह अगर आपको एडमिशन लेना है तो हर अच्छे कॉलेज के, हर इंस्टीट्यूशन के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो वो आप न चाहते हुए भी आपको देना ही है। इसीलिए कोई स्टूडेंट ये बोले ही नहीं कि सर मैं तो खाली बोर्ड की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बोर्ड की तैयारी करने के बाद आप कहीं प्लेस होना चाहते हो, कहीं अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हो, कहीं पे भी जाना चाहते हो, तो उनके एंट्रेंस एग्जाम को फेस करना ही है, तो उनमें भी मिलेगी है। तो देखो आरसीएन का जब कंसंट्रेटेड H2SO4 या एल्कलाइन H2O2, जिसको हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, ठीक है, ये पार्शियल एल्कलाइन H2O2 नहीं है, H2O है बेटा, ये गलती से लिख दिया गया है, एल्कलाइन H2O, ठीक है। तो आप इसको भी हटाओ, बोर्ड बुक के अंदर खाली क्या लिखा हुआ है, एल्कलाइन H2O, एल्कलाइन H2O यानी बेसिक H2O। तो जब हम एल्कलाइन H2O से आरसीएन का रिएक्शन करते हैं तो RCONH2 बनता है। जब हम आरसीएन का एल्कलाइन वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो RCONH2 बनता है। ये एल्केन एमाइड है और इस रिएक्शन को बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्केन साइनाइड, सॉरी एल्काइल साइनाइड। IUPAC नेम होता है इसका, कॉमन नेम तो होता है, इसका कॉमन नेम तो होता है बेटा एल्काइल साइनाइड, और IUPAC नेम होता है एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, सफिक्स नाइट्राइल है इसका। तो एल्केन नाइट्राइल्स और एल्काइल साइनाइड इनका जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है एल्कलाइन वाटर में तो एमाइड बनता है, डाइल्यूट HCl में और एक्वस NaOH में, ठीक है। और फिर मैं कह दूं बोर्ड बुक के अंदर एक्वस NaOH नहीं लिखा हुआ, तो इसको भी हटा दो चलो यहां से, ठीक है। मैंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं पहले ही हटा के फिर स्लाइड को डिस्प्ले करता, कोई बात नहीं। तो आरसीएल का जब डाइल्यूट HCl से हम जब रिएक्शन करते हैं तो RCOOH बनता है और NH3 निकलता है, इसको बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसी तरह से आरसीएन का अल्कोहल और सोडियम के प्रेजेंस में 4H से रिडक्शन हो रहा है। कितने H से रिडक्शन हो रहा है इसका, 4H से। इस रिडक्शन का नाम है मेंडियस रिडक्शन। क्या है, मेंडियस रिडक्शन। तो ये RCH2NH2 बन रहा है। और इसी तरह से जब हम आरसीएन का SnCl2 HCl के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है, H2O लिखा हुआ है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, RCHO प्लस NH4Cl बनता है। तो अभी है ना, आप इसको परेशान मत हो कि अरे सर ये रिएक्शन कैसे याद करें, बेटा धीरे धीरे याद हो जाएगी। क्योंकि ऑर्डनिंग में कुछ रिएक्शंस भले कितने भी अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो, लेकिन कम से कम अराउंड पूरी ऑर्डनिंग के अंदर करीब, मैंने नोट किया था, करीब नियरली 100 रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको अच्छे से याद करनी पड़ेगी और धीरे धीरे याद हो जाएगी। और उन 100 रिएक्शन भी टफ नहीं है, उन 100 रिएक्शन में से मुश्किल से 40-50 रिएक्शन ऐसी है जहां आपको थोड़ा सा जोर आएगा, इरिटेशन आएगा, परेशानी आएगी याद करने में। बाकी तो सारे रिएक्शन यूं है, रिएक्टेंट देखकर ही हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा या अपना कंसेप्ट यूज करके, ठीक है ना। तो जैसे उनमें से 4 रिएक्शन ये भी है कि आरसीएन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस RCONH2, आरसीएन का एल्कलाइन वाटर में पार्शियल हाइड्रोलिसिस RCONH2 एमाइड, एल्काइल साइनाइड का डाइल्यूट HCl में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्काइल साइनाइड का 4H से रिडक्शन अल्कोहल और सोडियम में RCH2NH2, दिस रिडक्शन इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन एंड RCH2NH2 इज प्राइमरी अमीन, एल्काइल अमीन। और आरसीएन का SnCl2 और HCl में हाइड्रोलिसिस, जिसको हम स्टीफन रिडक्शन भी कहते हैं, एल्डिहाइड बनता है। तो ये सारी ये आपको 4 रिएक्शन रटनी है और रट लो बस, मैंने कहा तो रट लो बस, ठीक है। बाद में हम देखते रहेंगे इसको, क्योंकि ये चैप्टर, ये रिएक्शन चारों चैप्टर में काम आती है, ठीक है। तो मैं है ना थोड़ी थोड़ी रिएक्शन जो रटने वाली है ना वो आपको देता रहूंगा। तो धीरे धीरे लास्ट में एक साथ 40-50 रिएक्शन दे दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, अरे सर इतनी सारी कैसे याद करें।
तो अब ये 4 रिएक्शन का टारगेट दिया है, बाकी तो देखो सिंपल सीधी रिएक्शंस चल रही है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये एनसीईआरटी का 10.14 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। मेरा पर्पस ये है बेटा, इससे आपका क्या क्लियर हो रहा है, इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, डाउट प्रॉब्लम क्लियर हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है। तो देखो फर्स्ट वाला रिएक्शन है फ्रिंकनस्टाइन रिएक्शन। चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, पर पहले आप सॉल्व कर लो इसको, वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करके फिर अनपोस्ट करके देखो कि हमने आंसर सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। CS3 CS2 CS2 Cl, ठीक है, ये CS3 में थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, CS3 CS2 CS2 Cl NaI, ठीक, ये हो गया हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, इस पे अटैक हुआ Cl ने, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। I- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि साइज बड़ा है तो वो NaCl को हटा देता है। रिएक्शन एसीटोन सॉल्वेंट में होती है, क्योंकि एसीटोन में NaCl डिसॉल्व नहीं होता है तो ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, इससे फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाती है, ठीक है। ये फ्रिंकनस्टाइन रिएक्शन होगा। मैंने ये सब इसलिए बोला कि आपको फ्रिंकनस्टाइन रिएक्शन को तेजी से रिवाइज करा दिया, ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो बस ये प्रोडक्ट लिखना है CS3 CS2 CS2I, ठीक। और एसीटोन सॉल्वेंट में क्यों करते हैं, क्योंकि एसीटोन सॉल्वेंट में NaCl और NaBr दोनों इनसॉल्युबल होती है। फ्रिंकनस्टाइन रिएक्शन केवल एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड पर होती है, और हम इनको एल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। एल्काइल फ्लोराइड्स पर रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से फ्लोरीन इजीली लीव नहीं करता है, हटता नहीं है। फिर देखो ये क्वेश्चन सेकंड वाला बहुत बच्चे गलत कर देते हैं। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखते हैं Br, ठीक, KOH एरो पे लिखा हुआ इथेनॉल, और लिख देते हैं CS3 CS3OH। गलत बेटा गलत, क्योंकि इथेनॉल KOH है, यानी ये एल्कोहलिक KOH है। देखो एल्कोहलिक KOH है और हीट है, एल्कोहलिक KOH और हीट, तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमको जनरली हीट नहीं करना पड़ता है। एल्काइल हैलाइड के केस में इथेनॉल है प्लस हीट है, यानी ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन आएगी बेटा सॉरी, ठीक है, बेटियां भी बेटी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं सबको बेटा बोलता हूँ, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो, मेरे लिए दोनों ही बेटे हैं, ठीक है। ध्यान दो बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, एल्कोहलिक KOH से है, तो Br यहां से हटेगा और H यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, एक ही बात है, ये बन जाएगा, ठीक है ना, 2-मिथाइल प्रोपीन बन गया, 2-मिथाइल प्रोपीन बन गया, ठीक है। अब हम थर्ड रिएक्शन का प्रोडक्ट देखते हैं। थर्ड रिएक्शन में क्या हो जाएगा, थर्ड रिएक्शन में ये है 1 2 3 4, ये हो गया हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी कार्बन पर Br। अब देखो NaOH, Na+OH- वाटर, ठीक, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, SN रिएक्शन, ये ब्रोमीन हटा, और यहां पर कौन आया, तो देखो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं क्या कह रहा हूं, ये देखो दोनों एक साथ डाल दी कि ये देख लो, यहाँ KOH यहाँ NaOH, चाहे यहाँ KOH, यहाँ पे भी KOH लिख सकता था, या फिर यहाँ पर भी KOH। अब देखो इथेनॉल प्लस हीट यानी इलिमिनेशन रिएक्शन, वाटर, और देखो हीट नहीं लिखा है, मैंने क्या कहा, इलिमिनेशन रिएक्शन मतलब एल्कोहल और हीट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाटर और हीट नहीं, ठीक। अब ये एक्वस इथेनॉल KCN है, मैंने क्या कहा, KOH के केस में। अब देखो इसमें क्या होता है, यहाँ इथेनॉल देख के आप यहाँ एलिमिनेशन मत कर देना, क्योंकि ये एक्वस इथेनॉल है, यानी एक्वस इथेनॉल का मतलब वाटर भी है और देखो हीट नहीं है। इथेनॉल हीट हो और KOH हो या NaOH हो, तो इथेनॉल हीट और KOH तब ही एलिमिनेशन करना है। अब यहाँ पर भी थर्ड वाले में भी सब्स्टिट्यूशन है और फोर्थ वाले में भी सब्स्टिट्यूशन है। बेसिकली क्या होता है कि आप क्या कर देते हो, फिर इथेनॉल देख के आप एलिमिनेशन करोगे, एक्वस इथेनॉल है, यानी थोड़ा सा इथेनॉल मिलाया हुआ है इसमें, तो इसको कंफ्यूजन मत करो, ठीक है ना।
अब आप पूछ रहे हो कि इथेनॉल क्यों लिया, तो बेटा इसका रीजन ये है कि एक्वस इथेनॉल का मतलब इसलिए लिया है कि है ना, ये जो एल्काइल हैलाइड है ना वो वाटर के अंदर प्रॉपर्ली सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो एक्वस इथेनॉल लेने से क्या होता है कि ये अच्छे से आपस में मिलके सॉल्यूशन बना देते हैं। जब तक ये कोई भी दो रिएक्टेंट हो, चाहे ये दोनों 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 रिएक्टेंट हो, प्रॉपर एक ही सॉल्वेंट में, एक ही मीडियम में प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं होंगे तब तक रिएक्शन के बेस्ट रिजल्ट नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत बार हमें अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं और एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, तो एक्वस इथेनॉल लेने से क्या होता है, जो एक्वस इथेनॉल के पर ये एक्वस इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि एक्वस इथेनॉल लेने से क्या हो जाता है, ये अच्छा सॉल्यूशन बन जाता है, तो रिएक्शन स्मूथली चल जाती है। तो यहाँ पर सीधी बात है CH3 CH2Br प्लस KCN, CN माइनस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है पर आयनिक कंपाउंड है, तो मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया था, यहाँ पर C बॉन्ड बन जाएगा, एल्काइल साइनाइड बनेगा, तो ये प्रोडक्ट ये बनेगा बेटा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है ना, और अननेसेसरी छोटे छोटे चीजों को पकड़ के और अपने अंदर नेगेटिविटी मत लाओ और छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करो, टाइम के साथ अपने आप समझ में आती जाती है, ठीक है ना। कुछ बच्चे तो इसको ही पकड़ के रख जाते हैं कि सर ये एक्वस इथेनॉल, नहीं बेटा मत करो, ठीक है। ये आपके रिजल्ट को खत्म कर देगा, आप में नेगेटिव एनर्जी भर देगा और आप पढ़ने से दूर हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, ना मैं परफेक्ट हूं, ना आप, ना सब्जेक्ट परफेक्ट है। सब्जेक्ट में आपसे और मेरे से ज्यादा लिमिटेशन तो सब्जेक्ट में है, क्योंकि आए दिन एक्सेप्शन आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल की अपनी इंडिविजुअल नेचर भी होती है, जैसे हर पर्सन, ठीक है, हर पर्सन की अपनी भी नेचर होती है, उसी तरह से हर मॉलिक्यूल, भले एल्कोहल है, मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल, रात दिन का फर्क है। मिथाइल एल्कोहल कोई पी गया तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि मिथाइल है तो दोनों ही एल्कोहल, तो मिथाइल एल्कोहल पॉइजनस है, इथाइल एल्कोहल पॉइजनस नहीं है, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की वजह से भी कुछ चीजें हमको अलग तरीके से दिखती है, अलग दिखती है। चलो फिफ्थ वाली देख लो, तो फिफ्थ वाली क्या, C6H5ONA, फिफ्थ वाला देखो C6H5ONA, ठीक, और फिर क्या है C2H5Cl, C2H5Cl। अब देखो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोफाइल C6H5, ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा, ये हटेगा, ठीक है, ईथर बन जाएगा C6H5O CH2 CH3 और NaCl बन गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये फिनोऑक्साइड आयन है C6H5O, इसको क्या बोलते हैं, फिनोऑक्साइड आयन, फिनोल से बना, ये इसका फॉर्मूला ये है बेटा, ये है C6H5O-, फिनोल से बना है। फिनोल का फॉर्मूला ये होता है, आपको मालूम है, ये रिएक्शन वापस फिनोल में भी आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ ईथर बन गया बेटा, एरोमेटिक ईथर बन गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई है C6H5, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा आंसर, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है SOCl2 वाला। SOCl2 वाला देखो बेटा, तो SOCl2 में क्या होता है, ये देख लो बेटा, CH3 CH2 CH2OH। SOCl2 में मैंने आपको बताया था, SOCl2 में मैंने आपको हमेशा बताया है, ये SOCl2, ये SOCl2 से क्या होता है, SO2 निकल जाता है और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl SO2 प्लस HCl। और परोक्साइड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारी छोटी छोटी चीजें जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, यहाँ बच्चों के लिए, आपके लिए, रिवीजन के लिए जरूरी थी। तो देखो इस क्लास से आपको एक बार क्या हुआ, बहुत लंबा चैप्टर चल गया था, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, बीच में एक स्टॉप दे दिया, मैंने पढ़ाना बंद करके थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व कराया, क्योंकि क्वेश्चन तो कराने ही थे। अब परोक्साइड है,
तो इससे क्या हुआ, अभी तक जितना चैप्टर पढ़ा है ना उसकी काफी सारे पॉइंट हमारे रिवाइज हुए इस क्लास के अंदर। HBr, तो HBr क्या है, पेरोक्साइड है, मैकेनिज्म कौन सा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, आयनिक रिएक्शन नहीं है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, ब्रोमीन रेडिकल कहाँ अटैक करता है, उस कार्बन पे जिस कार्बन, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पर जिस कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर ज्यादा है, यानी उल्टा प्रोडक्ट मिलेगा, एंड मार्कोनिकॉफ से उल्टा प्रोडक्ट मिलेगा जो हम मार्कोनिकॉफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग तो यहाँ आना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ आएगा, इसलिए इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, खराश इफेक्ट बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। और ये हमेशा ध्यान रखना, पर ये इफेक्ट केवल HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, HCl, HF और HI ये इफेक्ट नहीं देते हैं। HF, HCl और HI ये इफेक्ट नहीं देते हैं। फिर देखो CH डबल बॉन्ड CH3 HBr, ठीक, ये हो गया। अब हमारे को यहाँ पेरोक्साइड नहीं लिखा है, पेरोक्साइड नहीं लिखा है तो सीधी बात है ये आयोनिक रिएक्शन है, मैकेनिज्म पहले बता चुका हूँ, आयोनिक रिएक्शन है, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होगी, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू दैट कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये यहाँ आएगा, इस कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है, इस पे 1 है, ठीक है, और पाई बॉन्ड यहाँ है, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन है, अनसैचुरेटेड कार्बन है, इन कार्बन से मतलब नहीं है सैचुरेटेड है, जिन कार्बन पे पाई बॉन्ड होता है उनको देखना है बेटा, ठीक है। तो हमारे टारगेट कार्बन तो ये है ना, sp2 पाई बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में ये रहा, ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH2, ये टर्सरी 1 2 3 4 5 5 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा टर्सरी पेंटाइल ब्रोमाइड, और टर्सरी एमाइल ब्रोमाइड, पेंटाइल को मैंने ब्रोमाइड भी बोलते हैं, हम बता रखा है मैंने। चलो इन क्वेश्चन से आपका कुछ रिवीजन हुआ, कुछ पुरानी चीजें वापस माइंड में आई, कुछ बोली बिसरी यादें वापस याद आई, ठीक है। अब ये देखो 10.15 राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, एन ब्यू, तो देखो एन ब्यू का मतलब मैंने पहले भी बताया एन ब्यूटाइल, एन पीआर का मतलब एन प्रोपाइल, आई ब्यू का मतलब आइसोब्यूटाइल, पी ब्यू का मतलब टर्सरी ब्यूटाइल, एस ब्यू का मतलब सेकेंडरी ब्यूटाइल, समझ में आ गया, ठीक है ना। खाली एम ई लिखा हुआ है तो मिथाइल, ईटी लिखा हुआ है तो इथाइल, ठीक है ना। आई पेन लिखा हुआ है तो आइसोपेंटाइल, ठीक है ना, इस तरह से रहता है बेटा। IP लिखा रहता है बेटा पेंटाइल के लिए, ठीक है ना, तो ध्यान देना बेटा, ये हो गया। प्रोपाइल के लिए PR लिखा होगा, IPR लिखा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल, तो ये इस तरह से भी बहुत बार लिखते हैं। तो ये देखो, अब इसने कहा देखो KCN के साथ इथेनॉल और वाटर लिया हुआ है हमेशा, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो लेकिन इसको परेशान मत हो, ये सॉल्वेंट आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा एक बार तो एन ब्यूटाइल ये हो गया बेटा, एन ब्यूटाइल ये हो गया, और ये KCN हो गया, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो आप SN2 मैकेनिज्म लिखोगे बेटा, कौन सा लिखोगे, SN2 मैकेनिज्म होगा, बैक अटैक होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और फिर ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या हो जाएगी, स्लो स्टेट में क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो आप बहुत शॉर्ट में लिखोगे, ये ब्रोमीन अपना छोड़ के जा रहा है कार्बन को, और ये CN- बॉन्ड बना रहा है, ये हो गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। साइनाइड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अल्फा कार्बन को दे रहा है, और ये Br बैक अटैक है, क्योंकि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, तो आप लिखोगे एज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज अ प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्या लिखोगे, एज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज primary alkyl halide, therefore it undergoes SN2 mechanism or SN2 mechanism, so cyanide which is act as a nucleophile attack back side of the alpha carbon, ये alpha carbon, and it form transition state, और फिर fast state में क्या हो जाएगा, fast state में CN आ जाएगा। तो बस इसको तो आप अपने लैंग्वेज में
क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है तो सीधा ये लिख के छोड़ दो, आपको फुल मार्क्स है। तो एक दो और नीचे रीजन लिख देना, 1 और 2 मार्क्स का आएगा कि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, इस वजह से इस पे SN2 मैकेनिज्म होगा। तो हम और आगे बढ़ते हैं बेटा। ये सब बुक के क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। व्हाट हैपन, बस ये लास्ट क्वेश्चन करा के मैं क्लास ओवर करने वाला हूं। चलो इस क्वेश्चन को रीड करो, वीडियो पोस्ट करो और क्वेश्चन सोल्व करो। व्हाट हैपन व्हेन N-butyl chloride is treated with alcoholic KOH। ठीक है, मैं करता जा रहा हूं, अब आप अपने आंसर चेक करो। N-butyl chloride is treated with, ये N-butyl chloride treated with alcoholic KOH, treated with alcoholic KOH, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, यानी यहां से Cl हटेगा और यहां से H हटेगा, क्या बन जाएगा CH3 CH2, 1 ब्यूटीन ही बनेगा क्योंकि Cl यहां से H यहां से, ठीक, ये बस ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में आएगा। ठीक है, अब मैं इतना डिटेल इसलिए नहीं लूंगा, ये सब बेटा डिटेल में करा चुका हूं। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस चली। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड बनेगा ना, ग्रिनियर रिएजेंट बनेगा, ये ग्रिनियर रिएजेंट बनेगा, ये ब्रोमोबेंजीन, ठीक, मैग्नीशियम से रिएक्शन कराया ड्राई ईथर में, ठीक, तो ये बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ड्राई ईथर में करेंगे, पानी से दूर रखो ग्रिनियर रिएजेंट को। और क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, वैसे क्लियर कर दूं, अभी हम इस रिएक्शन को बाद में डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनरी कंडीशन पे तो कोई रिएक्शन नहीं होती है, पर ड्रास्टिक कंडीशन में रिएक्शन होती है। अभी हम अभी इस थर्ड वाले को होल्ड पे रखो, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं इस थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और अपने आप कर लूंगा, आप चिंता मत करो। होल्ड इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में, तो अभी अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अपन ने हेलो एरिन्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन ऑर्डिनरी कंडीशन में वाटर से रिएक्शन नहीं करता है, क्यों नहीं करता है हम ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH, तो सीधी बात है, ये तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, आपने इसको एक्वस KOH से रिएक्शन कराया। ये मैं एक तरह से आपको ये भी बता रहा हूं कि देखो क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आएंगे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होगी, आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हर तरह की वेराइटी ले ली मैंने। एक में ABC वाली वेराइटी ले ली, एक में आइडेंटिफाई वाली ले ली, एक में रिएक्शन देख के प्रोडक्ट पूछ लिया, और इस तरह से लैंग्वेज फॉर्म में आ गया। अब देखो, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मिथाइल ब्रोमाइड यानी ये वुड्स रिएक्शन हो गया बेटा, मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक, और इथेन बन जाएगा यहाँ पर, ये ड्राई ईथर में आ गया, वुड्स रिएक्शन हो गई, ठीक है, और ये वुड्स रिएक्शन में क्या बन जाएगा CH3 प्लस 2 NaBr। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN, तो मिथाइल साइनाइड बन जाएगा और KCl। वैसे अच्छा क्वेश्चन ये होता, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद AgCN, अब KCN की जगह अगर मान लो AgCN दिया हुआ होता तो बच्चे गलती करते हैं, अगर मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन AgCN से होता तो क्या बनता बच्चों, बताओ जल्दी बताओ, यस CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्योंकि मैंने बताया था, ठीक है, कि ये आयनिक बॉन्ड है, इसमें आयनिक बॉन्ड है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। अब उससे क्या होगा वो आप पहले वाली क्लास में देखो, ठीक है। अभी तो KCN से ये याद रखो CN बनता है और AgCN से NC बनता है, KNO2 से और AgNO2 से, ये भी रिएक्शन देख लेना, ये चारों रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। KCN AgCN KNO2 AgNO2 रिएक्शंस ढंग से देखो, चारों बहुत ही काम आएगी। चलो हम यहाँ से फिर हम बाद में डिस्कस करते हैं, या चलो ये क्वेश्चन फाइनल डिस्कस कर ही लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ऑब्वियसली किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी, बहुत बार बता चुका हूं, क्योंकि फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, आयोडाइड, तो आयोडाइड का साइज बड़ा है, और आयोडाइड का साइज बड़ा है बेटा, आयोडाइड का साइज बड़ा है तो क्या होगा, आयोडाइड इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। गुड न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देकर
उनके साथ बॉन्ड बना लें। गुड न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? गुड न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो अपना लोन पेयर, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को इजीली देकर उनके साथ बॉन्ड बना लेते हो। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, ये मार्कर इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बहुत जल्दी इसके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को ये न्यूक्लियोफाइल जल्दी से इलेक्ट्रॉन देके इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो हम बोलेंगे गुड न्यूक्लियोफाइल। और बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन बड़े दुखी होके दे रहा है, नहीं देना चाहता है, तो हम बोलेंगे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम है। तो फ्लोराइड का साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जेड इफेक्ट ज्यादा है, तो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। क्वेश्चन तो सही करने वाला मस्त है। ठीक है, RCOO माइनस। ठीक है, अब देखो यहां है RCOO माइनस, तो RCOO माइनस, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहे। अब देखो रेजोनेंस आता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इस एक क्वेश्चन हम रेजोनेंस डिटेल में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड में एराइल हैलाइड बिना रेजोनेंस के समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे है ना इसमें जो देखो इसमें क्या है, देखो तीन है। एक तो है हमारे पास RCOO माइनस, दूसरा है RO माइनस, तीसरा है HO माइनस, चौथा है H2O। तो इसमें सबसे जो वीक न्यूक्लियोफाइल है, जो सबसे जो वीक न्यूक्लियोफाइल है वो H2O है। वो कौन है? H2O है। अब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा, अभी देखो अब क्या होगा कि H2O सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए है क्योंकि इन सब में ऑक्सीजन, इन सब में क्या है, इन सब में ऑक्सीजन ही लोन पेयर देगा, इन सब में ऑक्सीजन ही लोन पेयर देगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है और ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, जबकि इन सारे ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है। ऑक्सीजन पे माइनस होता है तो 3 लोन पेयर आते हैं, और ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो 2 तो बॉन्ड बन गए, तो 2 लोन पेयर है। ठीक है, टोटल मिला के 4 पेयर है, 1 2 3 4, तो इसमें भी तो 4 पेयर है, 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर, 3 लोन पेयर और 1 बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पर ये हमेशा ध्यान रखो, जब एक ही एटम पे नेगेटिव चार्ज है और इनमें तीनों पे नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूट्रल है, तो ओ जब ऑक्सीजन जब न्यूट्रल होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने से इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। किसी भी एटम पर जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसका साइज बढ़ जाता है, थोड़ा जेड इफेक्ट कम हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो मैंने क्या कहा, यहाँ H2O सबसे वीक न्यूक्लियोफाइल इसलिए है क्योंकि H2O का ऑक्सीजन न्यूट्रल है। अब हमारे पास बात आई इन तीनों की, अब हमारे पास बात आई इन तीनों की। ठीक है, अब इन तीनों की बात आई बेटा, अब हमारे को इन तीनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालनी है, इन तीनों की न्यूक्लियोफिलिसिटी निकालनी है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल RO माइनस होगा। क्यों होगा RO माइनस? क्योंकि एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, एल्काइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई होता है। इलेक्ट्रॉन वैसे एल्काइल ग्रुप धक्का देता है, किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। ऑक्सीजन के इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दे रहा है तो ऑटोमेटिकली कोई लेने आएगा तो जल्दी चला जाएगा, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और इंडक्टिव इफेक्ट, और ये मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, नहीं तो मेरे जीओसी वाले चैप्टर में देखो बेटा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, कंजुगेशन, स्टेरिक इफेक्ट, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाते हम। अब मैं उस पर डिस्कस नहीं करूंगा। अब यहाँ पर फिर आ जाता है OH, क्योंकि हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाइड्रोजन न तो कोई रेजोनेंस देता है, न कोई स्टेरिक हिंड्रेंस देता है, न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देता है, तो ठीक है। अब ये यहां पर क्या हो गया, इसकी पोजीशन यहां आ रही है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों, ये सीक्वेंस, ये सबसे वीक क्यों है, समझ में आ गया। ये स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, समझ में आ गया। अब इन दोनों का चक्कर पड़ रहा है कि सर इन दोनों में फिर ये ज्यादा क्यों है या फिर ये कम क्यों है। तो मैं अगर ये समझा दूं ये कम क्यों है, चलेगा? हाँ चलेगा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो गया, इसका जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में आ गया। इसका इस ऑक्सीजन का जो ये नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में आ गया, तो इसका नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मुश्किल से देगा। और इन दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। तो अगर मैं बात करूं
यहां पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पर भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। इन तीनों में से किस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में पहले तो मैंने क्या किया, जो न्यूट्रल है इसको अलग कर लिया। भाई ये सबसे ज्यादा वीक होगा। ये सबसे ज्यादा क्यों वीक होगा, क्योंकि इसका ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसीलिए ये सबसे वीक हो गया। अब ये सबसे वीक है, लेकिन इससे ये तीनों स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन अब इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, एल्काइल ग्रुप लगने की वजह से ये वाला, क्योंकि एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो जल्दी दे देगा। हाइड्रोजन कुछ नहीं है, चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, लेकिन यहां पर कम क्यों हो गया, एल्काइल ग्रुप है, नहीं, एल्काइल ग्रुप होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस इफेक्टिव है, रेजोनेंस हो गया इसमें। रेजोनेंस होने से ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, रेजोनेंस होने से इसमें स्टेबिलिटी आ गई। स्टेबिलिटी आ गई तो ये देखेगा जब मेरे में स्टेबिलिटी आ रही तो मैं अपने नेगेटिव चार्ज को क्यों ज्यादा डिस्टर्ब करूं। तो इस वजह से क्या हो जाता है, इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है वो कम हो जाती है इससे, और इससे फिर इसकी ज्यादा है क्योंकि एल्काइल ग्रुप। तो ये सीक्वेंस आएगा। तो मैं होप करता हूं कि ये क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। हाँ, फिर मैं कह रहा हूं, हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर भी आपके कुछ डाउट रह गए, 2-4 छोटे मोटे, तो उसको इग्नोर करो। धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है, 10 में से 8 चीजें समझ में आई, तो आप ये मत बोलो कि 2 नहीं आई, बेकार है, मजा ही नहीं आया। नहीं, 8 तो आ गई, उसमें खुश रहो, लेकिन 2 को इग्नोर अभी किया है, धीरे धीरे उसको आप सीखने की कोशिश करो। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हेलो एरिन्स पर, किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और ये सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट क्लास का वेट करना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।